तो आज हम स्टूडेंट्स क्लास में कवर करने वाले हैं सेक्शन नंबर 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, दैट इज कंपोजिशन लेवी। अब ये क्या होता है, फटाफट से इसको समझ लो। देखो, पहली बात तो सेक्शन 10 जीएसटी का याद कर ले। नहीं नहीं, सेक्शन 10 सीजीएसटी एक्ट का, ये आईजीएसटी का नहीं है, सीजीएसटी का है, ध्यान रखना। अब इसमें से 100% क्वेश्चन भी आएगा, तो कितनी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने वाले हो ये भी समझ चुके हो, है ना। अब होता क्या है, जितने भी हमारे स्मॉल टैक्स पेयर, स्मॉल टैक्स पेयर का मतलब है, मान लो एक पर्सन है जो कि गुड सप्लाई करता है, उसको कहा अगर आपकी टर्नओवर अप टू ₹1.5 करोड़ है तो जीएसटी की नजरों में वो एक छोटा टैक्स पेयर है। भाई लोगों की तो 100 करोड़ तक होती है ना। तो अब यही देख लो ना, रिहाना जब आई थी अभी जामनगर में फंक्शन में, तो वो कितने चार्ज करके गई थी, आई होप सबको पता है ना। तो उसको यहाँ पर ये बोला कि भाई अगर एक टर्नओवर एक शॉपकीपर की अप टू ₹1.5 करोड़ है, तो उसके केस में वो एक स्मॉल टैक्स पेयर है। अब स्मॉल टैक्स पेयर के दिक्कत क्या आ रही थी कि जब वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेते, ठीक है, 20 लाख से ऊपर की उनकी टर्नओवर अभी उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है, तो हर महीने रिटर्न फाइल करो, टैक्स पे करो, कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो, इसी सब में अगर वो रह गया तो वो अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करेगा, वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। उसको ये बोला आप एक काम, लेट्स डू वन, हम आपको एक ऑप्शनल स्कीम दे रहे हैं। ऑप्शनल का मतलब है मन चाहे तो उस स्कीम में पार्ट आप ऑप्ट आउट ऑप्ट इन करो, अदरवाइज ऑप्ट आउट कर दो, मत मानो स्कीम। उस स्कीम का नाम है कंपोजिशन लेवी। तो ये कैसी स्कीम है, इट इज अ वॉलंटरी एंड ऑप्शनल स्कीम, मतलब जरूरी नहीं है कि वो अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर पे लग रही है, नहीं। इसमें होता क्या है, इसमें स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं साल में एक बार रिटर्न फाइल करना, कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट मत करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन मत करना, आईटीसी का इनपुट टैक्स क्रेडिट का झंझट नहीं है, मतलब बहुत सारे बेनिफिट। ठीक है। अब इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने भी हमारे स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं, ठीक है, इनके काम में सिंप्लिसिटी लाना, इनका टैक्स का जो कंप्लाइंसेस है ना वो रिड्यूस कर देने। मतलब देखो, जितनी बार रिटर्न फाइल करोगे उतनी बार जाकर, मान लो हर एक क्लाइंट है वो हर महीने मेरे पास रिटर्न फाइल करवाने आ रहा है, ऑब्वियसली ही हैज टू पे मी द फीस ऑफ फाइलिंग द जीएसटी रिटर्न एवरी मंथ, तो वो कंप्लाइंस कॉस्ट उसके लिए कम कर, ठीक है। अब बात आती है, वैसे ना मैम जब ये स्कीम स्टार्ट हुई तो क्या मोटिव क्या था स्टूडेंट, जब ये स्कीम एक्चुअली में स्टार्ट हुई थी ना, तो जीएसटी लॉ में ये सोचा गया था कि भाई जितने भी तो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो सामान बना रहे हैं, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब कि जो भी गुड सप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली गुड सप्लायर के लिए, और सर्विसेज के केस में सिर्फ और सिर्फ एक रेस्टोरेंट सर्विस के लिए, और किसी सर्विस के लिए तब ये नहीं आया था। रेस्टोरेंट सर्विस के लिए इस स्कीम को लेकर आए, फिर हुआ क्या, हुई बगावत, मैम बगावत, यस यस। बाकी सर्विस प्रोवाइडर्स ने बोला, इनफैक्ट देखो हम लोगों को भी तब यही लगा था, ठीक है, कि अच्छा रेस्टोरेंट वालों को आप लोग कवर कर रहे हो, हमारी सर्विसेज कवर क्यों नहीं कर रहे, हो सकता है ना हम लोग भी कंपोजिशन में आना चाहते हो, तो ये तो गलत बात है। तो आफ्टर दैट हुआ क्या, जब भी ऐसा कुछ होता है कि कोई लॉ आ गया, ठीक है, आप एकदम इनकॉर्पोरेट कैसे करें, दूसरी सर्विस को भी कैसे डालें, बहुत सारे जो होते हैं पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है सब कुछ, तो उन्होंने इसके लिए क्या किया, एक नोटिफिकेशन निकाल, उस टाइम नोटिफिकेशन के थ्रू कह दिया कि चलो भाई अब से सब सर्विसेज इसमें इंक्लूड है। फिर देन क्या हुआ, जब लगा हाँ सभी सर्विस प्रोवाइडर्स को भी इसका बेनिफिट हो रहा है, ये नोटिफिकेशन हटा के अब की डेट में, आज की डेट में सेक्शन नंबर 10 जो है स्टूडेंट, गुड्स पर भी अप्लाई होता है और सर्विसेज पर भी, ठीक है। अब मैंने आपको नोटिफिकेशन की बात इसलिए बताई, अगर कोई बच्चा जो है वो नॉन अमेंडेड पढ़ रहा है, उसके पास अभी अमेंडमेंट वाली बुक नहीं है, तो ध्यान रखना वहाँ नोटिफिकेशन है, बट अब जो है आप स्टूडेंट, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो आप सब्सिक्वेंटली सभी सप्लायर ऑफ सर्विसेज बीच में इंक्लूड हो चुके हैं। अब बात आती है, मैंने आपको बोल ही दिया एक एनुअल रिटर्न भरनी है, अच्छा मैम टैक्स कब पे करना है, 3 महीने के बाद, हर महीने टैक्स भी पे आउट नहीं करना, सो क्वार्टरली पेमेंट ऑफ टैक्स है। अब इस कंपोजिशन स्कीम को हमने 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। पहला आता है गुड्स के लिए, सेकंड आता है सर्विसेज के लिए। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि इसलिए आपको सबसेक्शन नंबर में क्लास में ही याद करवा रही हूँ, क्योंकि भी पता ही है टॉपिक आ रहा है एग्जाम में, तो हम कैसे इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्या है, आप सेक्शन नंबर 10 है ना स्टूडेंट, सेक्शन 10 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। एक तो है सेक्शन 10 का सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 जो इनिशियली आया था,
ठीक है, क्या आया था? इनिशियली आया था, यानी ये आया था स्टूडेंट गुड्स के लिए और हमारी रेस्टोरेंट सर्विसेज के, क्लियर। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली जब नोटिफिकेशन अटैक है इसको लॉ में लाना था, तो लेकर आए सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन नंबर 2, ये है सर्विसेज के लिए, ये है सर्विसेज के लिए, क्लियर। आ जाइए। तो अब ना हमने बोला एक पर्टिकुलर लिमिट तक ये अप्लाई होगा, बट किस लिमिट तक ये अप्लाई होगा? सो नाउ द क्वेश्चन इज टर्नओवर लिमिट फॉर ऑप्टिंग ऑफ कंप्लीशन लिमिट। स्टूडेंट्स पहले तो मैं आपको आज की टर्नओवर बता रही हूँ, उसके बाद बताऊंगी ये शुरू कहाँ से हुआ था, ठीक है। आज की डेट में गुड्स के केस में 2 टर्नओवर चलती है, ठीक है। एक तो है कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन जो कि एक नॉर्मल स्टेट में रह रहा है, ठीक है, कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स नहीं है, अगर उसकी टर्नओवर अप टू रुपीज 1.5 CR है तो उसको हम स्मॉल टैक्स पेयर मानते हैं ना। 1.5 करोड़ की सेल, स्टूडेंट साल में 1.5 करोड़ की सेल बिजनेस आती है, बहुत बड़ी नहीं रहती, क्योंकि वो सारा उसका प्रॉफिट नहीं है, वो उसकी सेल है, उसमें से उसके खर्चे निकल के प्रॉफिट निकलता है, ठीक है ना। और अगर सब बात करें और कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अभी उनके बारे में भी बात करेंगे, उनके लिए है 75 लाख, ठीक है। और सर्विसेज के लिए केस में स्टूडेंट 50 लाख तक की जिसकी हमारी ग्रॉस रिसीट्स रहती है उसको बोलते हैं कि हाँ भाई ये पर्सन जो है ये भी स्मॉल टैक्स पेयर है। मैंने वर्ड यूज किया ग्रॉस रिसीट फॉर सर्विस प्रोवाइडर। ग्रॉस रिसीट का मतलब होता है विदाउट डिडक्टिंग एक्सपेंडिचर। टोटल उसका अगर 50 लाख इकट्ठा हो रहा है एक साल में। अब बात आती है इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानने की। हाँ हाँ, अरे एक बार देख लो, फटाफट से देखेंगे कि स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट, करंट पता चल गया। अब बात करते हैं स्टार्ट का। गुड्स के केस में ये स्टार्ट हुआ था 50 लाख तक, ठीक है। कि भाई जब स्टार्ट हुआ था 2017 कि जिस भी पर्सन की टर्नओवर जो है वो अप टू ₹50 लाख रहेगी तो वो कंपोजिशन लेवी में अपने आप को रजिस्टर कर ले। साथ ही साथ तभी उन्होंने एक नोटिफिकेशन के थ्रू बोल दिया था, बट जब भी गवर्नमेंट चाहे इसको बढ़ा बढ़ा के अप टू 1.5 CR कर सकती है, ठीक है। पर आज की डेट में वो बढ़ बढ़ के अप टू 1.5 CR हो चुकी है। यहाँ पर यही सब बातें लिखी है, आपको इनफैक्ट ये देखने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया शॉर्ट क्या होगा, क्योंकि करंट वाला एग्जाम में आने वाला, पीछे वाला नहीं आएगा। हाँ एक बात ध्यान रखो, जब भी गवर्नमेंट कोई काम करती है, ठीक है, वो अपना फैसला कुछ भी ले, जीएसटी के केस में मैंने पहले भी क्लास में बहुत बार पढ़ाया है कि वो सारे फैसले जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे लेती है। तो ये जो लिमिट बढ़ाई गई थी ये भी जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया। नेक्स्ट थिंग, वो कौन सी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है जिनके लिए आपने कहा बाकियों के लिए लिमिट 1.5 किया, बट उनके लिए लिमिट सिर्फ 75 लाख। वो है स्टूडेंट हमारी 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। कितनी? 8। देखो हमने बात करी गुड्स के केस में 2 टर्नओवर आने वाली हैं, एक तो नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। एंड इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, अगर आपको ये बुक परचेज करनी है जहां से मैं करवा रही हूँ तो दैट ऑप्शन इज अवेलेबल। आप क्या कर सकते हो, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो एक बार ऑन 7988741134। आपको डिटेल्स मिल जाएंगी आपकी भी वेबसाइट की भी, जहां से यू कैन परचेज दिस, ठीक है। आई एम रिपीटिंग द नंबर 7988741134। ओके, अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो कि आपको ये बुक लेनी है, तो उस केस पे भी आपको जो है टीम रिवर्ट बैक कर देगी, लिंक प्रोवाइड हो जाएंगे ऐप के भी और वेबसाइट के भी। सेकंड हमारे पास आता है, सेकंड अगर किसी भी स्टूडेंट को क्लासेस ज्वाइन करनी है फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है, तो मैं आपको नीचे ऐप का लिंक अभी स्टूडेंट्स आप क्या करिए, एक बार प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पर आयुषी बंसल क्लासेस सर्च करिए, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐप का लिंक जो है वहाँ पे डाल दूंगी, आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं गुड्स के केस की। नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए बोल दिया कि अगर यहाँ पर जो भी बंदा काम कर रहा है गुड्स के केस में, उसकी अगर टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है एक फाइनेंशियल ईयर में, एक साल, ठीक है, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, उसके केस में वो कंपोजिशन लेवी में रजिस्टर हो सकता है। मैंने कहा हो सकता है बिकॉज दैट्स एन ऑप्शनल स्कीम। फिर बात आती है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। अब एक बात बताओ, हमारी इंडिया का सुप्रीम लॉ कौन सा है? अब बच्चे कहेंगे मैम सुप्रीम कोर्ट। स्टूडेंट दैट इज अ कोर्ट, दैट इज अ ट्राइब्यूनल, वो अथॉरिटी है। मैंने कहा सबसे ऊपर का कानून। बताओ जल्दी। जय हिंद जय भारत, दैट इज आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। भारत के संविधान में ना
11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स लिखी हुई है। कितनी? 11। उस 11 में से स्टूडेंट्स 3 स्टेट्स ऐसी हैं जिसको जीएसटी यहाँ पर लेकर 8 स्टेट्स ऐसी हैं जिसको जीएसटी यहाँ पर लेकर आया, यानी 11 टोटल 11 में से 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ऐसी है जिनको बोला गया कि उनके केस में अगर जो टर्नओवर है 75 लाख तक है गुड्स सप्लायर की, तो वो कंपोजिशन स्कीम में आ सकता है, अदरवाइज। ठीक है, तब कौन सी 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है उसके लिए एक बार मेमोरी टेक्निक देख लो मेरे साथ। USA M3NT, USA M3NT। अब पढ़ते हैं USA M3NT क्या है। U फॉर उत्तराखंड, U फॉर उत्तराखंड, S फॉर सिक्किम, A फॉर अरुणाचल प्रदेश। USA उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। M3 मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। NP नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक है, तो ये 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ऐसी है स्टूडेंट्स जहां पर बोला गया कि अगर एक पर्सन की टर्नओवर जो है वो 75 लाख तक है, तो इन दैट केस दैट पर्सन कैन बी ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी, अदरवाइज नॉट। ठीक है, बाकी सबके लिए 1.5 ईयर। अब बात आती है, तब आपने कहा कि टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं। हाँ जी, तो बाकी 3 कौन सी वो भी बता दें। जो भारत के संविधान में लिखी हुई है वो है जम्मू कश्मीर, असम एंड हिमाचल प्रदेश, जिनके लिए आज भी जो टर्नओवर लिमिट है वो 1.5 CR है नॉर्मल में। बाकी 8 के लिए 75 लाख, यानी उसका आधा कर दिया। अब सर्विसेज के केस में भाई चाहे कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट है चाहे कोई नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, सबके लिए सिर्फ एक है 50 लाख। कितनी है? 50 लाख। अब देखो देखते हैं अब मान लो स्टूडेंट, जैसे हमारे पास फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2024-25। ठीक है, अब इसके केस में बोला यानी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, तो हमें ये चेक करना है जब ये साल स्टार्ट हुआ, पर्सन ने काम शुरू किया, कि पिछले साल में अगर उसका टर्नओवर अप टू 1.5 CR है तो ठीक है, वो इस साल में आके कंपोजिशन लेवी ऑप्ट कर सकता है, वरना नहीं। अब पिछले साल उसका जो टर्नओवर था वो 1.2 CR था, जेठालाल, उसने कंपोजिशन लेवी ऑप्ट करी। ठीक है, इस साल क्या हुआ स्टूडेंट्स, ऑन 8 अप्रैल 2024, यानी 8 दिन के अंदर अंदर क्या हुआ, उसकी टर्नओवर जो है, यानी आई एम से 1 अप्रैल 2024 से लेकर 8 अप्रैल 2024, इन 8 दिनों में ही उसका काम बहुत अच्छा चल गया और उसकी टर्नओवर जो है सिर्फ 8 दिन के अंदर अंदर ही 1.5 CR को क्रॉस कर गई। अब तो ये कंपोजिशन लेवी क्या करेगा नहीं, जिस दिन 1.5 CR क्रॉस करेगी, यानी जिस दिन वो थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो लैप्स आउट होगी, उसी दिन से स्टूडेंट्स वो कंपोजिशन से निकलकर रेगुलर में आ जाए। ठीक है, तो पिछले साल की टर्नओवर हम चेक करते हैं जब न्यू ईयर शुरू होता है। ठीक है, न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ तो हम पिछले साल की टर्नओवर चेक करते हैं, उसके बाद कंपोजिशन में ले लिया। लेकिन जिस दिन मान लो सेम फाइनेंशियल ईयर में उसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो लैप्स आउट हो रही है, ठीक है, वो क्रॉस हो रही है, तो तभी से वो कंपोजिशन से हट जाए। ठीक है, समझ आ गया कि कैसे हटेगा वो यहाँ पर। अब हम टर्नओवर में लेना क्या क्या है, तो स्टूडेंट एग्रीगेट टर्नओवर हमें देखनी होती है। अब एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट का मतलब होता है, मैं एक सिंपल सी लाइन के लिए बोलूंगी सम। क्या बोला मैंने? सम टोटल। अब सम टोटल का क्या मतलब है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका मतलब आया, 1 मिनट, एग्रीगेट टर्नओवर यानी सम टोटल। देख सम टोटल यानी सारी टर्नओवर देख लो, सिर्फ टैक्सेबल वाली नहीं, जितनी भी उसकी टैक्सेबल सप्लाईज है जिसपे जीएसटी लगता है, ऐसे वाली सप्लाई जो वो कर रहा है। फिर वो कुछ ऐसी सप्लाईज भी कर सकता है ना जो एग्जाम्प्टेड हो, जिस पर जीएसटी लगता ही ना हो, तो टैक्सेबल हो, एग्जाम्प्टेड हो, वो कोई गुड्स या सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहा है, बाहर भेज रहा है, ठीक है, जिसको हम जीरो रेटेड बोलते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई हो, सब इसमें एडअप हुई। अब स्टूडेंट मैं उस अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रही हूँ कि आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 किया हुआ है। किसी को अगर इंटरस्टेट सप्लाई मतलब उससे अभी नहीं करा, उसको ये टर्म्स नहीं समझ आ रही, सो डू नॉट वरी एट ऑल, लिख दो मुझे कमेंट सेक्शन में, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन, ठीक है, कि इसका क्या मतलब। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स बात आई कि जितनी भी टैक्सेबल सप्लाई है यानी जिस पे जीएसटी लगता है, जितनी भी एग्जाम्प्ट सप्लाईज है यानी जिस पर जीएसटी अप्लाई नहीं होता, जो एक्सपोर्ट करी इंटरस्टेट, चारों कैटेगरी यहाँ पर हम एडअप करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है
माइनस क्या क्या रखना है। अब ना हमारे माइंड में बहुत ही गलत बात बैठी हुई है कि जिस पर हम टैक्स पे कर रहे हैं वो हमारी सप्लाई, ऐसा नहीं होता। मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 3, क्या था उसमें, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आरसीएम में स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा, किसी को अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो प्लीज मुझे बताइएगा जरा, ठीक है, क्योंकि ये भी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आई होप आपने कर लिया ये टॉपिक, फिर भी नहीं करा तो इसका जो लेक्चर है वो भी अवेलेबल है, आप वीडियो सेक्शन में जाकर चेकआउट कर लो। साथ ही साथ वो फिर भी डाउट आ रहा है तो यू कैन डेफिनेटली यार। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो इसमें बेसिकली ये जो सप्लायर है रेसिपिएंट को जो सामान सेल आउट कर रहा है, ठीक है, उसको ही कहता है कि आप मुझे पेमेंट तो कर दो बट विदाउट जीएसटी, क्योंकि रेसिपिएंट की लाइबिलिटी बनती है। रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। रेसिपिएंट को खुद से पूरा टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे आउट करना, पता है ना। अब जब बारी आई ना, मान लो मैं कस्टमर हूँ, मैंने सामान खरीदा और मैं ही टैक्स पे कर रही हूँ, तो माइंड में बड़ी गलती परसेप्शन बैठी हुई है, जो टैक्स पे कर रहा है उसने सप्लाई करा है, मैंने रिसीव करा है, बट ऑन द बेसिस ऑफ आरसीएम आई एम पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट, क्लियर। तो उसके केस में दैट इज माई इनवर्ड सप्लाई नॉट माई आउटवर्ड सप्लाई, तो ये ऐड नहीं है। तो क्या एक्सक्लूड रहेगा, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई जिस पर हमने रिवर्स चार्ज बेसिस पर टैक्स पे करा है। हम बाकी तो हम ऐड ही नहीं करते ना, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है, टर्नओवर का मतलब होता है जो हमने आउटवर्ड बाहर सप्लाई किया है, लेकिन जिसपे हमने को टैक्स पे किया उसके लिए हमें गलत परसेप्शन हो जाती है, इसलिए हमने लिख दिया भाई वो इनवर्ड सप्लाईज माइनस। अगर किसी भी तरीके का जीएसटी के अंदर कोई टैक्स पे किया तो वो माइनस रहेगा, वो ऐड नहीं होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स बात आती है, इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको एग्जाम्पशन वाले चैप्टर में भी करवाया हुआ है। देखो क्या रहता है हमारे पास, कि ये ना बहुत ही कॉमन है कि एक शॉपकीपर को कह दिया कि भाई आप एक काम करना, आप मुझे ना, मैंने ये मान लूँ कि शॉपकीपर ने कस्टमर को कुछ सामान से रहा, ठीक है, कितने का, 10 लाख रुपए का। अब वो ये कह रहा है कि आप मुझे क्या इस सामान पे मतलब वो दे सकते हो कि एक तरीके से आप मुझे कोई लोन या एडवांस दे रहे हो, मैं आपको इसके लिए क्या करूंगा, इंटरेस्ट पे आउट कर दूंगा, बट थोड़े टाइम के बाद मैं आपको पेमेंट करूँ, ठीक है, ऐसा होता है। तो इन दैट केस स्टूडेंट, अब यहाँ पर माना जाएगा कि देखो इसने 10 लाख रुपए का सामान सेल करा, साथ ही साथ में ये तो गुड सप्लाई होता है, लेकिन साथ ही साथ में जब वो कह रहा है ना आप मुझे 10 लाख रुपए 10 महीने के बाद दे देना, उस पर 10% का इंटरेस्ट दे देना, ठीक है, तो उसने अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज भी उसको सप्लाई कर दी, इस पर्सन ने एक तरीके से लोन दे दिया ना उसको 10 महीने के लिए। तो ये जो लोन होता है ना स्टूडेंट, इसको हम यहाँ पर एडअप नहीं करते, इसको माना जाता है एग्जाम्प्टेड सप्लाई। बाकी सब एग्जाम्प्टेड सप्लाईज यहाँ पर एडअप होंगी, बट ये वाली नहीं होंगी। मैम ऐसा क्यों किया वैसा, इसलिए स्टूडेंट बिकॉज बिजनेसमैन के लिए इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस कि वो कह देते हैं कोई नहीं आप 4 महीने बाद देते ना, बस इस पे 1000 रुपये एक्स्ट्रा का इंटरेस्ट लगेगा। इसको भी सप्लाई में ऐड करने लग गए तो फिर क्या होगा, फिर तो हर कोई 1.5 करोड़ की टर्नओवर क्रॉस ही कर जाएगा, क्योंकि नॉर्मली सब बिजनेसमैन इसको बहुत फ्रिक्वेंट बेसिस पे करते हैं, क्लियर। क्योंकि ऐसा हमें करना ही पड़ता है ना बिजनेस पे, व्हेन वी आर रनिंग एनी बिजनेस। होलसेल मैन्युफैक्चरर्स को तो पर्टिकुलर करना पड़ता है, आप कोई नहीं थोड़े दिन बाद पेमेंट दे देना, बस इतना इंटरेस्ट लगता है, ओके। तो वो यहाँ पर ऐड नहीं होता, उसको टर्नओवर में ऐड नहीं करना इस पर्टिकुलर केस में। The value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances, insofar as the consideration is represented by way of interest or discount. Okay. Next. अब यहाँ पे बात आती है, it is computed on all India basis for a person having same PAN. देखो स्टूडेंट्स, हमने बात करी थी distinct persons के केस। क्या पढ़ाया था मैंने आपको, distinct person चैप्टर नंबर 2। यहाँ पर हमने पढ़ा कि मान लो ये जो जेठालाल है, ठीक है, इसने क्या करा, इसने 4 जगह अपनी शॉप खोल दी, ओके, कहाँ खोल दी, इसने एक तो खोल दी महाराष्ट्र में मुंबई में, एक इसने खोल दी गुजरात में, एक इसने हरियाणा में ओपन कर दी, और एक इसने पंजाब। अब इस केस में होगा क्या, उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया, लेकिन स्टूडेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेट स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन होता है, एक स्टेट का होता है ना, तभी तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में पर्टिकुलरली स्टेट कोड्स लिखे हो, कि मान लो हरियाणा का रजिस्ट्रेशन है तो उस पर 06 लिखा हो कि हरियाणा का ही है और किसी स्टेट का नहीं। उसने हर स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले लिया, पहला रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में, दूसरा गुजरात में, तीसरा हरियाणा में, चौथा पंजाब। इन सब में क्या कॉमन होगा, इन सब में कॉमन होगा
कि उसने अपने परमानेंट अकाउंट नंबर पर रजिस्ट्रेशन लिया है, यानी सेम टाइम पर। परमानेंट अकाउंट नंबर जो होता है वो पूरे इंडिया के लिए एक ही रहता है, एक पर्सन का एक ही होता है, कभी नहीं बदलता। ठीक है। अब स्टूडेंट, उसको ये बोला गया कि देखो, जहां जहां से आपका सेम पैन के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन है, यानी जहां जहां से भी जेठालाल ने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, हम ये देखते हैं वो एक छोटा टैक्स पेयर है या बड़ा टैक्स पेयर, तो हम इसकी सारी की सारी टर्नओवर यहाँ ऐड करेंगे। ठीक है। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब सबकी मिलाकर अगर 1.5 करोड़ को पार कर गई तो इन दैट केस हम बोलेंगे कि हाँ वो एक स्मॉल टैक्स पेयर नहीं है। अगर अप टू 1.5 CR है तो हम उसको स्मॉल टैक्स पेयर बोलेंगे। ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड, जब भी हमें ये चेक करना है कि वो एक स्मॉल टैक्स पेयर है या नहीं है, तो हम उसकी सारी की सारी टर्नओवर चेक करेंगे, यानी ऑफ ऑल स्टेट्स। ठीक है। इंडिया, पैन इंडिया बेसिस पे हम ये चेक करेंगे। तो लिखा है इट इज कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस फॉर अ पर्सन हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एग्रीगेट टर्नओवर 2 बारी में चेक कब करना। अब एक तो होती है स्टूडेंट्स ये देखने के लिए कि वो स्मॉल टैक्स पेयर है या नहीं, दूसरा जब उसको टैक्स पे करना है। अब जब टैक्स पे करना है, मैंने ये वाली टर्नओवर नहीं बोली, मैंने बोला जब उसको ये चेक करना है कि वो एक स्मॉल टैक्स पेयर है या नहीं है। ठीक है। तो ये लाइन जो है ये मैं आपको तब समझाऊंगी जब मैं आपको बताऊंगी कि जब उसको ये देखना है कि उसको कितना टैक्स पे करना है तो उसके लिए क्या टर्नओवर्स बने। ठीक है। अब बात आती है मैम टैक्स कितना पे करना है ये बता दो, बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है। डेफिनेटली अभी बात करते हैं। तो देखो, गुड्स के केस में और रेस्टोरेंट सर्विस के केस में, इसके केस में गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विस का पहले मैंने यहाँ पर आपको बता रही। अब थोड़ी, जब भी गुड्स का केस है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो ट्रेडर है, चाहे कुछ भी, जब भी वो बेसिकली, चलो पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरर्स की। मैन्युफैक्चरर्स के केस में बोला गया, अच्छा, जितनी भी कंपोजिशन स्कीम के लिए एक तो पर्टिकुलर एक कंडीशन जरूर है कि कंपोजिशन स्कीम सिर्फ वही पर्सन कर सकता है जो इंट्रा स्टेट सप्लाई करेगा। हर बात लिखी हुई है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये बात मैं यहाँ पे समझा इसलिए आगे लिखी हुई है नोट्स में। ठीक है। इंट्रा स्टेट, इंट्रा का मतलब क्या होता है, विद इन द सेम स्टेट, यानी हरियाणा का पर्सन है तो हरियाणा में ही सप्लाई कर रहा है, दैट इज इंट्रा स्टेट। इसको बोला जब भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है तो क्या चार्ज होता है, CGST, SGST या UTGST। ठीक है ना। तो यानी यहाँ पे स्टूडेंट जो चार्ज होगा दैट विल बी CGST प्लस SGST और UTGST एज द केस में भी कि वो यूनियन टेरिटरी है या नहीं। IGST विल नेवर चार्ज इन द केस ऑफ कंपोजिशन स्कीम, बिकॉज अगर एक पर्सन ने कभी 1% की भी इंटरस्टेट, 1 रुपए की भी इंटरस्टेट सप्लाई कर दी IGST में गया, उसके लिए वैसे भी कंपोजिशन स्कीम नहीं है। तुम तो दूसरी स्टेट में माल बेच रहे हो तो कैसे छोटे टैक्स पेयर हो। क्लियर। अब जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए स्टूडेंट जो GST का रेट लगता है दैट इज 0.5% ऑफ टर्नओवर। 0.5% ऑफ टर्नओवर का मतलब स्टूडेंट्स, 0.5% ऑफ टर्नओवर का मतलब होता है 0.5% CGST प्लस 0.5% SGST और UTGST एज द केस। मतलब टोटल 1%, बट कैसे बाइफर्केशन रहती है, 0.5% CGST, 0.5% SGST। अब यहाँ पर है एक अमेंडमेंट, एंड द अमेंडमेंट इज, बोला हर मैन्युफैक्चरर के लिए है ये, लेकिन पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये स्कीम है ही नहीं। कौन कौन से स्टूडेंट जो भी ये पर्टिकुलर चीजें बना रहे हैं, एक तो आइसक्रीम, एक जब भी आइसक्रीम दिमाग में आती है ना तो ऑटोमेटिकली कोल्ड ड्रिंक दिमाग में आती है, सॉफ्ट ड्रिंक। उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं एरेटेड वाटर, यानी जिसमें फिश की आवाज आती है, सोडा वाटर। तो ऐसे जितने भी पानी जिसमें सोडा मिला, ठीक है, तो आइसक्रीम, एरेटेड वाटर, पान मसाला, टोबैको, ये 4 तो हमने पहले भी पढ़ी हुई है। अब जो बता रही हूँ डाटा अमेंडमेंट। ठीक है। फ्लैश आय ब्रिक्स जो ईंटें होती है, फ्लैश आय एग्रीगेट, फ्लैश आय ब्लॉक, ब्रिक्स ऑफ जो फॉसिल मील्स की ब्लॉक होते हैं, या फिर टू सिमिलर सिलिशियस अर्थ, यानी सब वो ईंटों के मिट्टी के जो डिफरेंट डिफरेंट नेम, या बिल्डिंग बनाने के लिए जो ईंटें काम आती हैं, जो रूफिंग के लिए टाइल्स काम आ रही है। ठीक है। ये वो वाली टाइलें नहीं है जो सेरेमिक टाइल्स पर है, नहीं, ये वही टाइल है जो कि ईंटों का ही एक तरीके से रूप रहता है। ठीक है। तो इन सब के केस में बोला कि पर्सन कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता। मैम याद कैसे करें, 4 तो याद है ना, आइसक्रीम, एरेटेड वाटर, पान मसाला, टोबैको, क्लास में याद किया भाई। फिर जितने भी ये फ्लाई ऐश वाली कैटेगरी, फ्लाई ऐश की ब्रिक्स, फ्लाई ऐश का एग्रीगेट, फ्लाई ऐश का ब्लॉक, 3 तो यही है। क्या हो गए, BAB, बैग। फ्लाई ऐश का देखो, लिखो यहाँ पर, फ्लाई ऐश की 3 कैटेगरी आ गई। क्या है, बैग, क्या बैग, ब्रिक्स
एग्रीगेट एंड ब्लॉक्स। ठीक है, ये तीन तो समझ आ गए स्टूडेंट। उसके बाद बात आती है हमारे पास नेक्स्ट थिंग, फॉसिल मील्स। फॉसिल मील्स यानी ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील। ठीक है, या फिर स्टूडेंट्स अब यहाँ पर बोला कि अब हम बता रहे हैं और कैसे कैसे और यहाँ पे ब्रिक्स आए। ठीक है, तो या तो स्टूडेंट फॉसिल मील्स की ब्रिक, ठीक है, या फिर इसको बोला कि जितनी भी बिल्डिंग ब्रिक्स है। ठीक है, दो कैटेगरी और कवर हो गई बिल्डिंग्स की, ब्रिक्स के केस में फॉसिल मील की ब्रिक्स और या फिर बिल्डिंग की ब्रिक्स, फॉसिल मील्स की ब्रिक्स या फिर बिल्डिंग की ब्रिक्स। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये भी कवर हो गया हमारे पास, ऐसे जितनी भी सिमिलर सिलिशियस अर्थ्स है या फिर जो भी अर्थन या रूफिंग टाइल्स है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, मैं रिपीट कर रही हूँ। 4 कैटेगरी याद ही है हमें, आइसक्रीम, एनिटेड वाटर, पान मसाला, टोबैको। फिर फ्लाई ऐश के 3 कंटेंट, फ्लाई ऐश की ब्रिक्स, फ्लाई ऐश का एग्रीगेट, फ्लाई ऐश का ब्लॉक। फिर ब्रिक्स की 2 कंटेंट, फॉसिल मील्स की या फिर जो भी बिल्डिंग ब्रिक्स है। उसके बाद 2 अलग अलग सी चीजें, सिमिलर सिलिशियस अर्थ या फिर अर्थिंग और रूफिंग जो टाइल्स। ठीक है, इन सब को छोड़कर और जितने भी मैन्युफैक्चरर्स है उन पर ये रेट अप्लाई होगा। मैम इन पे क्या होगा, इन पे नहीं लगेगा, इन पे कंपोजिशन स्कीम नहीं। नेक्स्ट आता है वो भी रेस्टोरेंट सर्विस वाला केस है। अब आप खुद भी रेस्टोरेंट में कभी जाकर देख लेना, वहां पर जो जीएसटी रेट लग रहा होता है वो रहता है स्टूडेंट 2.5%, 2.5% CGST प्लस 2.5% HGST। ठीक है, हाँ मैम, ये टर्नओवर भी एग्रीगेट देखने सबकी नहीं स्टूडेंट। अब क्या हुआ, बंदे ने अपना कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन ले लिया, उसके बाद तो वो पर्टिकुलर अपनी अपनी स्टेट को यहाँ पर टैक्स पे कर रहा है, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम जब उसने ली उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया है वो एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए। ठीक है, तो अब जब वो ये देखेगा तो उसको खाली स्टेट की टर्नओवर चेक करनी है, या यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी की टर्नओवर चेक करनी है। 2.5% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। रीजन सुन लो दोबारा से, कंपोजिशन स्कीम में चेक करना था कि वो स्मॉल टैक्स पेयर है या नहीं, हो गया चेक। जब वो रजिस्ट्रेशन लेगा, मान लो हरियाणा का रजिस्ट्रेशन है, तो दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 06, तो वो एप्लीकेबल ही हरियाणा के लिए, वो अपना उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए एक तरीके से वो अब एक कोचिंग सेंटर चला गया, हरियाणा के कोचिंग सेंटर चला गया, तो वहां पे उसको जो फीस पे करनी है वो सिर्फ हरियाणा में ही कर रहा है। ठीक है, तो वो टर्नओवर जो देखेगा वो उस पर्टिकुलर स्टेट का देखेगा और कहीं का नहीं। अब जब हम टर्नओवर देखते हैं स्टेट का, जो मैंने बताया था टैक्स कैसे लगता है वो बताऊंगी। देख, जब हमने चेक किया कि एग्रीगेट टर्नओवर कितना है, ठीक है, कंपोजिशन में आ गया। जब हो सकता है स्टूडेंट्स पिछले साल वो इंटरस्टेट सप्लाई करता हो, हाँ, बट अप टू 1.5 CR बना थी, तो उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, इन दैट केस आप कंपोजिशन में आ जाओ। वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कंपोजिशन में आ गया। जब वो आ जाएगा ना, तो उसके बाद ना तो वो इंटरस्टेट सप्लाई कर पाएगा, ना ही वो कहीं एक्सपोर्ट कर पाएगा, क्योंकि जितनी भी आउटवर्ड सप्लाई से इस पर रोकेगा। बाहर से सामान खरीद सकता है, बेच नहीं सकता। समझ आई बात, बाहर से सामान खरीद सकता है, बेच नहीं सकता। ठीक है, सो दैट इज द पर्टिकुलर रीजन। जब भी हम इसकी एग्रीगेट टर्नओवर हम चेक करेंगे, मतलब एक हमने देख लिया पिछले साल कितनी, इसमें सब ऐड करेंगे। ठीक है, बट व्हेन वी आर गोइंग टू चेक कि आप उसको टैक्स जिस टर्नओवर पे करना है, पर्टिकुलर स्टेट की टर्नओवर चेक होगी। और अब साथ में ध्यान रखना, ना तो कोई इंटर स्टेट टर्नओवर होगी ना ही एक्सपोर्ट। क्यों? क्योंकि जब वो कंपोजिशन में आ गया उस साल के लिए, तो ऑटोमेटिकली उसकी सारी इंटर स्टेट एक्सपोर्ट पे पहले ही रोक लग चुकी है, तो अब वो ये कर ही नहीं रहा होगा। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में मेंशन करोगे एग्रीगेट टर्नओवर, पर्टिकुलर स्टेट की जब टर्नओवर चेक करनी है तो उसमें इंटर स्टेट या एक्सपोर्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो कर ही नहीं रहा होगा। ओके, सो दैट्स इन फैक्ट कॉमन सेंस कि भाई वो कर ही नहीं सकता वो वाली टर्नओवर, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट आता है, इनके अलावा कोई और सप्लायर हुआ तो वही सेम है, मैन्युफैक्चरर वाला 0.5% टर्नओवर CGST, 0.5% FGST का। ठीक है, अब बात आती है मैम, अगर मान लो उसकी कोई एग्जाम्पल सप्लाई वगैरह नहीं स्टूडेंट, इसके केस में हम क्या कर रहे हैं ना, देखो हम उसकी टैक्सेबल सप्लाईज पे चेक कर रहे हैं कि हाँ उसको जितने भी टैक्स पे आउट करना है। ओके, अदरवाइज तो एग्जाम्पल पे भी आप GST लगा रहे हो तो वो कैसे करेगा। फिर बात आती है, अभी जैसे मैंने आपको बोला 0.5% CGST है तो 0.5% ही रहेगा FGST। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि टर्नओवर हमें कैसे कैसे चेकआउट करना। नेक्स्ट, सर्विसेज के केस में कितना रेट रहता है, तो सिंपल सा लिख लो, सर्विसेज के केस में सारी सर्विसेज
एक्सेप्ट ये रेस्टोरेंट सर्विस, क्योंकि वो पहले कवर हो गई थी, हर सर्विस एक्सेप्ट रेस्टोरेंट सर्विस द रेट इज 3% CGST एंड 3% HGST। ठीक है, बस एक ही रेट है, इसमें कोई अलग अलग रेट्स नहीं है। अब बात आती है नेक्स्ट, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया कि टर्नओवर इन स्टेट कैसे चेक करेंगे, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको दोबारा से रीड आउट करवा दूँ। तो देखो इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ ना, कि यहाँ पर जब भी हमें चेक करनी है पहले वाली दो कैटेगरी कौन सी हो गई, कि कोई भी मैन्युफैक्चरर वाला है अदर देन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ दोज नोटिफाइड सप्लायर्स, या फिर कोई भी सप्लायर है जो कि रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है, उन दोनों के केस में हम उनका कंप्लीट टर्नओवर लेंगे, यानी चाहे उनका टैक्सेबल हो चाहे उनका एग्जाम तो वो भी लेंगे। लेकिन अगर इनके अलावा कोई भी सप्लायर है, बेसिकली कोई भी ट्रेडर है, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरर तो क्योंकि हटता है, तो अगर कोई भी ट्रेडर है तो उसके केस में स्टूडेंट्स हमें सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज लेनी है, एग्जम्प्टेड वाली को यहाँ पे काउंट नहीं करना। इस बात को ध्यान रखना क्योंकि इस पे से ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब देखो, so you may note that the aggregate turnover of preceding financial year is relevant for the purpose of determining eligibility to avail the composition scheme, but टैक्स किसके अकॉर्डिंग पे करना है, एप्लीकेबल रेट्स ऑन टर्नओवर। अब बात आई बाकी सब में टर्नओवर, लेकिन जो थर्ड कैटेगरी कौन सी है हमारी, वो ट्रेडर वाली कैटेगरी, उसमें टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। क्लियर है सबको? चलो ग्रेट, तो फटाफट से कमेंट करके मुझे बताते रहना जो पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं या कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा है। फिर आता है यहाँ पे मैंने आपके लिए इसको एक साथ भी लिख दिया कि एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या हो गया इन दैट केस, अगर हमें टर्नओवर किसी पर्टिकुलर स्टेट की देखनी है। तो स्टूडेंट्स एग्रीगेट टर्नओवर के केस में हम क्या करेंगे, सारी टैक्सेबल सप्लाईज ले रहे हैं। एग्रीगेट टर्नओवर हियर मींस टर्नओवर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट और अ यूनियन टेरिटरी, जिस पे टैक्स पे करना है। तो सारी टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जाम्प्टेड सप्लाईज जो भी सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी में करी है, लेकिन जब भी अदर देन मैन्युफैक्चरर एंड रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर देख रहे हैं यानी ट्रेडर देख रहे हैं, तो ट्रेडर के केस में हमने सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज लेनी है, एग्जाम्प्टेड नहीं लेनी। अच्छा, और क्या माइनस रहेगा इसमें पे, वही सब जो जब चेक करते थे ना प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाला, वो देखना है, यानी जितनी भी इनवर्ड सप्लाईज है जिसपे RCM के बेसिस पे हो रहा है, क्योंकि भाई टर्नओवर मतलब आउटवर्ड होता है, इनवर्ड नहीं होता, तो वो माइनस कर दो। कोई भी टैक्स अगर है जो GST के अंडर पे करा है तो उसको माइनस करो, और कोई टैक्स नहीं पे करा है तो एड अप करेंगे। ठीक है, फिर कोई भी एग्जाम्प्टेड सप्लाई है सर्विसेज की, कैसी कि किसी को लोन वगैरह दे दिया, तो मैंने आपको बोला इट्स अ कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस, तो इसको हम सप्लाई में ऐड नहीं करते। अच्छा मैम, जब हमें ये निकालना है ना कि उसको कितने पे टैक्स देना है, तो फिर कैसे देखे, तो स्टूडेंट्स कैसे देखना है, देखो 1 अप्रैल से लेकर हम ये देखेंगे, ये बेसिकली हम वहां चेक करते हैं कि भाई ये वाला पॉइंट जो है बेसिकली वहां चेक होता है स्टूडेंट कि मैम अगर हम ये चेक करना है कि कहीं अभी तक भी ऐसा तो नहीं है उसकी टर्नओवर एक्सीड कर रही है या कुछ भी, तो हाँ जितनी भी डेट पे पॉइंट आ रहा है, जो भी डेट है, मान लो इट्स 17 अप्रैल, तो चेक कर लो भी 17 अप्रैल तक उसका कितना टर्नओवर बनता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अब इस पॉइंट को एक बार अच्छे से समझ लो कि ये मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, जस्ट वेट आउट। हाँ जी, ये पॉइंट समझते हैं अब एक बार। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आया कि और क्या एक्सक्लूड करना है। अब मान लो 17 अप्रैल से उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, मैंने क्या बोला, 17 अप्रैल से उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, अब जब 17 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन है, इसके बाद की टर्नओवर हम काउंट कर लेंगे कि जितनी भी है उस पर वो टैक्स पे करेगा। लेकिन 1 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक जो भी टर्नओवर है उसको ऐड नहीं करना। बेसिकली क्या होता है, कई बार हम लोग गलती कर देते हैं ये सोचकर कि अरे 1 अप्रैल से अभी तक के टर्नओवर पे टैक्स नहीं, जब से पर्सन GST में रजिस्टर हुआ तभी से तो टैक्स होगा, उससे पहले टैक्स क्यों देना, नहीं ना। तो 1 अप्रैल से लेकर यानी स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर से लेकर जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तब तक का जो जितना भी टर्नओवर है वो माइनस है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट आता है ऐसे कौन से पर्सन है जो कि कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। दोनों को मैंने यहाँ पर आपको सिमिलर चार्ट में दे दिया कि गुड्स के केस में कौन है और सर्विसेज के केस में कौन है। पहले बात करते हैं गुड्स वाले पर्सन की। ठीक है, अब देखो अगर कोई भी पर्सन ऐसा है, ठीक है, कोई भी जो कुछ ऐसे गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है जिसपे टैक्स लगता ही नहीं है, मतलब एग्जाम्प्टेड। स्टूडेंट्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्प्टेड। एग्जाम्प्टेड मतलब क्या होता है, अपफ्रंट। एग्जाम्प्टेड मीन्स कि गुड्स पे टैक्स लग रहा है, उसका टैक्स रेट में नाम होगा, ठीक है, लेकिन उसके आगे एग्जाम्प्ट लिखा होगा। सपोज मान लो एजुकेशन सर्विसेज,
तो हमें पता है एजुकेशनल सर्विसेज ऐसी नहीं है कि जीएसटी कभी लगेगा, नहीं नहीं, वो एग्जाम्प्ट है, अभी उनके टैक्स रेट एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्टेड है कि भाई अभी नहीं लग रहा, ठीक है। एक होता है जीएसटी जिसपे लगता ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल है, अब एल्कोहल इज नॉट लेविएबल टू जीएसटी, सो दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट कि वो जीएसटी के परव्यू में है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ हम बात करें अगर पर्सन ऐसी कोई भी सप्लाई कर रहा है गुड्स की या सर्विसेज की जिस पर टैक्स लगता ही नहीं है, तो वो कंपोजिशन में नहीं आ सकता। अगेन सर्विसेज के केस में भी सेम है कि सप्लायर कोई भी ऐसे गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करता है जिस पर कि टैक्स लगता ही नहीं, जीएसटी नहीं लग रहा, तो वो पर्सन कंपोजिशन में नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट, अगर कोई भी पर्सन गुड्स के केस में हो चाहे सर्विसेज के केस में हो, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है, बाहर की स्टेट में सप्लाई कर रहा है, तो किस बात का छोटा बिजनेसमैन है, उस पर जीएसटी, उस पर कंपोजिशन स्कीम नहीं लगेगा। नेक्स्ट, अगर स्टूडेंट्स कोई भी पर्सन ऐसा है जो कोई भी गुड्स या सर्विसेज किसके थ्रू सप्लाई कर रहा है, अब इस पॉइंट को समझना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो स्टूडेंट, क्या यहाँ पर बोला, सपोज अमेजोन का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है, कि अमेजोन पे ना एक सप्लायर है, आपको पता है हमें लगता है कि हमने अमेजोन से कुछ ऑर्डर करा तो अमेजोन वाले भेज रहे हैं, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि अमेजोन पे डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स ने अपने आप को रजिस्टर करा। जब हम ऑर्डर करते हैं ना, तो वो जो सेलर है वो हमें सामान भेजता है, यही हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमने पेमेंट मान लो 1,000 रुपए का सामान मंगवाया, तो 1,000 रुपए मैंने अमेजोन को दे दिए। अब अमेजोन क्या करेगा, इस सेलर को आगे पेमेंट कर देगा, कैसे, 1,000 में से अपनी कमीशन माइनस कर। तो साथ ही साथ उसको जीएसटी डिपार्टमेंट ने बोला, बात सुन लो, सेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 आपको बोल रहा है कि इसमें से आपको कुछ टैक्स भी क्या कर लेना है, उसका टैक्स आप हमें दोगे। मतलब वाइल मेकिंग द पेमेंट टू दैट पर्सन, ठीक है, 1,000 रुपए मान लो कमीशन थी 10 रुपए, तो 990 में से आप उससे टैक्स कलेक्ट कर लेना और टैक्स हमें दे देना, ठीक है, दैट इज टीसीएस का प्रोविजन सेक्शन 52 में। अब स्टूडेंट्स ऐसे केसेस में बोला कि जो भी सप्लायर ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के पास अपने आप को रजिस्टर कर रहा है, जो ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर सेक्शन नंबर 52 यानी टैक्स कलेक्ट करने के लिए लायबल है, तो वो ये जो पर्टिकुलर सप्लायर है, किसकी बात कर रही हूँ मैं, इस सप्लायर की, ठीक है। तो ये जो सप्लायर है ये अपने आप को कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर नहीं कर सकता, ठीक है, ये भी कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ पाएगा, इसको भी रेगुलर में आना पड़ेगा। चलो, सेम स्टूडेंट्स बात रहती है हमारे पास सर्विसेज के केस में भी। नेक्स्ट, अब ये कुछ मैन्युफैक्चरर्स है, जो मैन्युफैक्चरर्स अगर हम बोले तो भाई ये लोग जो है नहीं आ सकते कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 में, ये मैं आपको ऑलरेडी करवा भी चुकी हूँ, एक बार मैं आपको इसको रिपीट करवा रही। आइसक्रीम, एरेटेड वाटर्स, बताया था ना मैंने, आइसक्रीम, एरेटेड वाटर यानी कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गई, पान मसाला टोबैको, ये चार जो है कंपोजिशन में नहीं आएगा। फिर हमने बात करी थी फ्लाई ऐश के 3 कंटेंट, कौन कौन से थे, फ्लाई ऐश की ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट और फ्लाई ऐश ब्लॉक, ये 3 भी जो है नहीं आ सकते इसमें। फिर हमने बात करी थी स्टूडेंट्स सिमिलर चीजों की, किसकी, यानी कि अच्छा पहले हम बात कर लेते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स की 2 कैटेगरी मैंने आपको करवाई थी, एक तो फॉसिल मील या जो भी सिमिलर सिलिशियस अर्थ वाला हो गए, या फिर बिल्डिंग ब्रिक्स, ये कवर हो गया। उसके बाद रह गया भाई ब्रिक्स की बात करें तो टाइल, रूफ कैसे भूल सकते हैं, यानी अर्थन और रूफिंग टाइल, ठीक है। सेम उन्होंने कहा अगर हम कोई सप्लायर कोई नोटिफाइड सर्विस देंगे तो वो भी इसमें कवर होगी कि वो कंपोजिशन में नहीं आ पाएगा। अभी फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं सर्विसेज के केस में। नेक्स्ट स्टूडेंट, ऐसा सप्लायर जो कि या तो सीटीपी या एनआरटीपी है, यानी जो कैंसिल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, चाहे वो सर्विसेज सप्लाई कर रहा है चाहे गुड, वो भी कंपोजिशन में नहीं आ पाएगा, ठीक है। पढ़ा हुआ है सबने मेरे पास सीटीपी एंड एनआरटीपी, ठीक है। फिर कह दिया उन्होंने, या फिर ऐसा कोई भी भाई सप्लायर, अब उन्होंने कह दिया गुड्स के केस में सप्लायर ऑफ सर्विसेज सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, यानी कि कोई अगर पर्सन सर्विसेज सप्लाई वगैरह कर रहा है तो फिर वो यहाँ गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। ना ये तो जो है आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ तक आपको करना है, क्लियर ना। उन्होंने तब आपने कहा आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकता, इनवर्ट कर सकता है, परचेज कर ले बाहर से, हाँ सर्विसेज ले ले बाहर से, डेफिनेटली ले ले, लेकिन हाँ बाहर की स्टेट में वो सेल नहीं करेगा या सप्लाई नहीं करेगा आउटवर्ड, उनसे ले सकता है, क्योंकि देखो बाहर की स्टेट से हम परचेज कर रहे हैं तो इट डजंट मीन हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए, नहीं, बाहर सेल कर रहे हैं तो मान रहे भाई बड़ा बिजनेसमैन है, इसको कंपोजिशन में मत आने दे, क्लियर। नेक्स्ट आता है, अ पर्सन एंगेज इन मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस
और ऑल्सो एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी ऑफ गुड्स। अब इसका क्या मतलब होता है, आइए समझते हैं। देखो स्टूडेंट, मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस का क्या मतलब है, लेट्स अंडरस्टैंड। अब बात आती है मार्जिनल सप्लाई। देखो मार्जिनल सप्लाई का क्या मतलब है। हमने कहा अगर कोई पर्सन गुड्स या रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो कवर हो गया सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। अगर कोई पर्सन, ठीक है, ये एंड अलग अलग सबसेक्शन हो गए, सर्विसेज सप्लाई कर रहा है अदर देन द रेस्टोरेंट सर्विस, तो वो कवर हो गया सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A में। क्लियर। अब क्या हुआ, एक पर्सन ने टीवी का सप्लायर है, मान लो जेठालाल है, ठीक है। अब वो टीवी सप्लाई करता है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओके, अब बात ये आई कि जब उसने टीवी सप्लाई किया, उसने साथ के साथ में कह दिया कि मैं आपसे 6,000 रुपए लेकर आपको वारंटी भी दे रहा हूँ, 2 साल की वारंटी है, कुछ खराब हुआ तो आफ्टर सेल सर्विस भी इस पे इंक्लूड है, हम आपको ठीक करवा कर देंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट उसने सिर्फ टीवी सप्लाई नहीं करा, उसने गुड्स नहीं सप्लाई करे। सपोज मान लो 50,000 का टीवी सप्लाई करा, तो इसमें भाई गुड्स भी दिए हैं और साथ की साथ तो सर्विसेज भी तो दिए हैं। अब ये क्या हो गया, गुड्स भी सप्लाई सर्विसेज भी सप्लाई। अब कौन से सेक्शन में इसको कवर करें, सब सेक्शन 1 एंड 2 में या सब सेक्शन 2 में। तो इस केस में बोला अगर गुड्स के साथ सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, कितनी कर रहा है, एक पर्टिकुलर लिमिट तक कर रहा है, उसको हम कवर करते हैं मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कितने, मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज में। और ये बोला गया कि ठीक है, अगर सिर्फ इतनी ही, अभी मैं आपको बताऊंगी कितनी, इतनी सिर्फ उस मार्जिन तक पे वो सप्लाई कर रहा है, तो हम कह रहे हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 वाला में वो आ जाएगा, ठीक है। अब मार्जिनल सप्लाई कितनी को मानते हैं, मतलब कितनी परमिसिबल कर दी कि गुड्स के साथ आप इतनी सप्लाई कर दें। तो स्टूडेंट, जितना भी टर्नओवर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, पिछले साल में उस स्टेट का जितना भी टर्नओवर था उस पर्सन का, उसका 10%। कितना, 10%। अच्छा, अब बात आती है कि वो मार्जिनल देखना कितने पे है। तो स्टूडेंट, मैंने भी आपको बोला कि जो भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर था, सपोज 20 लाख रुपए, 30 लाख था, ठीक है, सपोज 30 लाख था, तो पिछले साल 30 लाख का टर्नओवर था, उस 30 लाख का 10% वो मैक्सिमम इस साल उतनी सर्विसेज दे रहा हो गुड्स के साथ साथ, या फिर 5 लाख रुपीज, विच एवर इज हायर, जो भी इनमें से ज्यादा है। जैसे यहाँ पे 5 लाख का केस आ गया, 3 लाख और 5 लाख, विच एवर इज हायर, जल्दी बोल दो 5 लाख ना, तो वो मैक्सिमम इस साल 5 लाख तक की सर्विसेज दे रहा है। अगर ऐसा है तो वो मार्जिनल सप्लाई कर रहा है, ठीक है, इन दैट केस। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाओ स्टूडेंट। सो फंडामेंटली यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि कंपोजिशन स्कीम वाला जो पर्सन है वो या तो गुड सप्लाई करे। अच्छा हाँ, एक बात मैम, क्या ये वाला जो पॉइंट है ये रेस्टोरेंट सर्विस पे अप्लाई है क्या, मार्जिनल वाला? नहीं स्टूडेंट्स, ये मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस रेस्टोरेंट पे नहीं है, क्योंकि रेस्टोरेंट तो उन्होंने गुड्स के साथ ही ले लिए थे। ये बाद में जो सर्विस आई है उस पर है, ठीक है। तो पहला क्या था, उन्होंने कहा कि गुड्स या कोई एक सर्विस, जैसे कि रेस्टोरेंट सर्विस, सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस, उसके अलावा कोई और सर्विस दे रहे हो तो मार्जिनल सप्लाई चेक करना पड़ेगा। ओके, अब बात आती है गुड्स के साथ कोई और सर्विस दे रहे हैं, मार्जिनल सप्लाई। तो क्या रेस्टोरेंट सर्विस के साथ, हाँ, रेस्टोरेंट सर्विस के साथ भी कोई और सर्विस दे रहे हो तो उस पर भी मार्जिनल सप्लाई लगेगा। ओके, अब यहाँ पर आपको ना मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रही हूँ जो आपको किसी बुक में नहीं मिलना। दिस इज माई टिप एंड ट्रिक। मान लो कि पेपर में जब ये एमसीक्यू में बहुत बार आता है तो कैसे करोगे कि कितना मैक्सिमम कर सकते हो। देखो स्टूडेंट, अगर तो पर्सन का टर्नओवर जो है, रजिस्टर्ड पर्सन का पिछले साल में जो अभी स्कीम ऑप्ट कर रहा है, वो 50 लाख तक का था, तो हमेशा ध्यान रखना कि 50 लाख तक का अगर उसका टर्नओवर था और वो पूछेंगे आपसे कि कितनी सर्विसेज इस साल दे सकता है, तो 5 लाख आंसर आएगा। थैंक यू। अगर 50 लाख तक का था, मान लो 40 लाख था, तो 40 लाख का 10% 4 लाख और 5 लाख, विच एवरेज आया 5 लाख। 50 लाख ही था तो भी 5 लाख आंसर आया। 10 लाख 5 लाख आंसर आया। कैसे? 10% ऑफ दोज पर्टिकुलर 10% ऑफ 10 लाख 1 लाख और ₹5 लाख, विच एवरेज आया। ठीक है, एमसीक्यू में टाइम नहीं होता ये सब कुछ कैलकुलेशन करने का, तो माइंड में रखना। अगर टर्न ओवर अप टू 50 लाख है तो आंसर जो है वो 5 लाख आएगा, उस पर टिक कर कराओ। अब बात आई मैम, अगर मोर देन 50 लाख है तो जो भी टर्न ओवर है उसका 10% आएगा। ठीक है, उतनी सर्विसेज वो मैक्स टू मैक्स सप्लाई कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं करेगा तो कंपोजिशन से हट जाएगा। नेक्स्ट, कि जो सर्विसेज हमने देखनी है मार्जिनल के लिए, तो क्या मुंह वाला देखना है कि किसी शॉपकीपर ने कह दिया चलो आप एक काम करना 10 दिन बाद पेमेंट कर देना, मैं आपको लोन दे देता हूँ, ठीक है, और आप उस पर मुझे 10% का इंटरेस्ट दे देना। नहीं, वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा, वो कहीं इंक्लूड नहीं होगा, वो इतनी नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है। अगर इंक्लूड कर दिया तो फिर 10% वाली कैटेगरी तो बहुत जल्दी
एक्सीड कर जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है और क्या क्या कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस है फॉर द कंपोजिशन लेवी। पहला तो स्टूडेंट, वो जो पर्सन है वो क्या करेगा। कई बार स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि मैम क्या वो आरसीएम के अंदर टैक्स पे कर सकता है। अब बात सुनो यहाँ पे, तो देखो कंपोजिशन के अंदर वो अपनी आउटवर्ड सप्लाईज पे चेक कर रहा है, ठीक है। आरसीएम कब लगता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जब हमने किसी से कुछ खरीदा, वो हमें कह रहा है भाई साहब आप ही जो है ये टैक्स पे करना, क्योंकि मैं एज अ सप्लायर इस पे टैक्स पे नहीं करूंगा, आप एज अ रिसिपिएंट करोगे, यानी वो हमारी इनवर्ट सप्लाई से रिलेटेड है। तो हाँ, हम ऐसी कोई भी इनवर्ट सप्लाई ले सकते हैं जिसपे कि आरसीएम यानी कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 या 9 सबसेक्शन 4 लग रहा हो, ठीक है। ये मिस प्रिंटिंग है, इसको हटा दो। अब बात आती है, याद रखना जो भी कंपोजिशन लेवी वाला पर्सन है, ना वो सीटीपी होगा ना वो एनआरडीपी होगा, यानी ना वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होगा ना वो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होगा। अब क्या हुआ, एक दुकानदार के पास गए, इसके साथ कंपोजिशन सप्लाई। अब स्टूडेंट्स कंपोजिशन वाला पर्सन क्या होता है ना, उसको ये बोला होता है कि भाई तुम अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लो ये जेठालाल कंपोजिशन में रजिस्टर्ड है, ठीक है, उसके पास बबीता जी कोई सामान खरीदने है। अब बबीता जी जब उसके पास सामान खरीदने आई, मान लो फ्रिज खरीदना था, रेफ्रिजरेटर खरीदना था, तो उसको बोला कि जेठा जी आप मुझे 50,000 का फ्रिज दिखा दो। जेठा जी कंपोजिशन में रजिस्टर थे, तो वैसे ना अगर वो रजिस्टर होते तो उनको बोला जाता आप इनसे 18% का जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दो। कंपोजिशन वाले पर्सन को बोला आप अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट नहीं करोगे। क्यों नहीं करेंगे, वो भी सुनो। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर कंपोजिशन वालों के लिए रेट क्या है, नॉर्मल वालों के लिए 18%, 28%, इनके लिए सिर्फ 1%, आधा परसेंट जीएसटी, आधा परसेंट एचजीएसटी। तो उनको बोला इतना तो आप क्या करो, अपनी जितनी भी आपकी वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में टर्नओवर वीएसटी हुई है उसका हमें 1% दे दो, आधा परसेंट जीएसटी आधा एचजीएसटी, ठीक है। सेम रेस्टोरेंट एंगेजमेंट 2.5%। उसको बोला हम अपने कस्टमर से कलेक्ट नहीं करोगे। क्यों, कस्टमर से जब हम 18% का जीएसटी कलेक्ट करते हैं तो हम उस पे हमने कुछ खरीदते टाइम इनपुट टैक्स किया होता है वो माइनस करवाते हैं, तो ये सब प्रोविजंस कंपोजिशन में आते ही नहीं है। अब बात आई, ठीक है, वो कस्टमर से टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकता था, उसको अपनी पॉकेट से 1% देना था। बबीता जी को बात नहीं पता थी, जेठालाल ने कर लिया कलेक्ट। तो ये बोला कि ऐसे में एक काम करना पड़ेगा, जो भी पर्सन कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर है उसको अपने बिल ऑफ सप्लाई पे, बिल ऑफ सप्लाई मतलब कि अपने इनवॉइस पे, अब सुनो, उसको अपने इनवॉइस यानी अपने बिल ऑफ सप्लाई पे ये वर्ड्स मेंशन करने होंगी, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई। इससे कस्टमर को पता चल जाएगा। अब मैम कहाँ लिखना है, एट द टॉप ऑफ द बिल ऑफ सप्लाई। इनवॉइस लिख दो, पेपर में नहीं लिख सकते। इनवॉइस वो बात होती है, इनवॉइस वो डॉक्यूमेंट होता है जिससे हम कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो इसीलिए हम कंपोजिशन के केस में इनवॉइस नहीं बोलते, बिल ऑफ सप्लाई बोलते कि हमने सप्लाई किया उस बात का बिल, ठीक है। नेक्स्ट, आप कुछ पर्सन्स इनवॉइस तो देख, बिल ऑफ सप्लाई तो देखते ही नहीं है, तो उससे पहले ही चलो टैक्स दे दिया, बिल ऑफ सप्लाई मिला, बिल लेके पॉकेट में रखा तो नहीं। उसको बोला एक काम करना, जो भी आपका नोटिस बोर्ड है, ठीक है, या जो भी साइन बोर्ड है। अब देखो बात आई कि जो भी नोटिस बोर्ड है या फिर जो भी साइन बोर्ड है जो कि वो अपने मेन ऑफिस पे लगा रहा है, ठीक है, उस पे भी उसको लिखना होगा कि भाई मैं कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। जो भी उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है या जहां भी उसने एडिशनल रजिस्ट्रेशन करवाए हर जगह लिखना होगा ना। अब बात आती है